हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो लास्ट लेक्चर में हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल रिएक्शंस ऑफ हेलो एल्केन्स डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने फर्स्ट टाइप की रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन डिस्कस की थी। उसमें हमने देखा था कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस टू टाइप की मैकेनिज्म शो कर सकती है, SN2 और SN1। SN2 रिएक्शन जो होती है वो वन स्टेप रिएक्शन होती है और उसमें ट्रांजिशन स्टेट बनती है जिसमें कंप्लीट स्टीरियोकेमिकल इन्वर्जन या अम्ब्रेला इन्वर्जन होता है, जबकि SN1 रिएक्शन टू स्टेप रिएक्शन होती है और कार्बोकेटायन फॉर्म होता है इंटरमीडिएट। और ये इसमें रेसिमिक मिक्सचर बन सकता है, रेसिमराइजेशन हो सकता है। अब रेसिमराइजेशन कैसे हो सकता है, होता क्या है रेसिमिक मिक्सचर का मतलब, इन सभी टर्म्स को हम इस लेक्चर में जानने की कोशिश करेंगे। उसके लिए हमें कुछ टर्म्स, स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट को समझने के लिए कुछ टर्म्स को जानना ज़रूरी है, जैसे ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है, किरैलिटी क्या होती है, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, इन्वर्जन या रेसिमराइजेशन क्या होता है। तो इन टर्म को जानने के लिए सबसे पहली जो टर्म हमें समझनी होगी वो होगी प्लेन पोलराइज लाइट। उसी से हमें ऑप्टिकल एक्टिविटी समझ में आएगी। प्लेन पोलराइज लाइट जो होती है वो होती है प्रोड्यूस्ड बाय पासिंग ऑर्डिनरी लाइट थ्रू ए निकोल प्रिज्म। कैसे होती है इसको एक डायग्राम से समझिए। ये जो है वो एक ऑर्डिनरी लाइट है जिसमें ऑसिलेशंस चारों तरफ हो रहे हैं। अगर इस ऑर्डिनरी लाइट को निकोल प्रिज्म से पास कर देंगे तो एक ऐसी लाइट मिलती है जिसके ऑसिलेशन सिर्फ वन प्लेन में, एक सिंगल प्लेन में होते हैं, उसको बोला जाता है प्लेन पोलराइज लाइट। जिसे इसको इस तरह से शो कर सकते हैं। देखिए, इसमें एक्स वाई जेड तीनों प्लेन हैं और इसमें से सिर्फ एक ही प्लेन में ये लाइट ट्रेवल कर रही है, एक ही प्लेन में इसके ऑसिलेशन हो रहे हैं लाइट के, तो इस तरह की लाइट को बोलेंगे प्लेन पोलराइज लाइट। अब ये प्लेन पोलराइज लाइट से हम ऑप्टिकल एक्टिविटी कैसे चेक करते हैं। जिस भी सब्सटेंस का हमें ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक करनी है उसका हम सॉल्यूशन बनाएंगे। सॉल्यूशन बना लिया। अब इस सॉल्यूशन में से इस प्लेन पोलराइज लाइट को पास करेंगे। पास करने से दो पॉसिबिलिटीज हैं कि या तो ये प्लेन पोलराइज लाइट एज सच रहे या फिर ये क्या हो जाए, रोटेट हो जाए। रोटेट या तो क्लॉकवाइज हो जाए या एंटी क्लॉकवाइज हो जाए, कोई भी हो जाए। अगर क्लॉकवाइज रोटेट हो जाती है तो उस टाइप के कंपाउंड्स, जो ऐसे कंपाउंड जो प्लेन पोलराइज लाइट को क्या करते हैं, क्लॉकवाइज रोटेट कर देते हैं, उनको डेक्स्ट्रो रोटेटरी या डी या प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं। और ऐसे आइसोमर्स जहाँ पे ऐसे कंपाउंड जो प्लेन पोलराइज लाइट को लेफ्ट हैंड साइड में या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं उनको लिबो रोटेटरी एल या माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं। ये दोनों ही कंपाउंड जो होते हैं ऑप्टिकल एक्टिव होते हैं और इस प्रॉपर्टी को ऑप्टिकल एक्टिविटी बोला जाता है। जबकि अगर ऐसा होता है कि ये प्लेन पोलराइज लाइट जो है वो रोटेट ही नहीं हुई इस सॉल्यूशन में से पास होने के बाद, तो हम बोलेंगे कि इस सॉल्यूशन में जो कंपाउंड है वो ऑप्टिकल इनएक्टिव कंपाउंड है या फिर रेसिमिक मिक्सचर है। रेसिमिक मिक्सचर का मतलब ऐसे कंपाउंड का 50-50% मिक्सचर, 50% ऐसे कंपाउंड हो जो डेक्स्ट्रो रोटेटरी हों, ऐसे कंपाउंड हो जो लेवो रोटेटरी हों। तो ऐसे कंपाउंड जो होंगे वो ओवरऑल जो रिजल्ट देंगे वो क्या देंगे, आउटकम कैसा देंगे, इस तरह का आउटकम देंगे जिसमें हमें लगेगा कि इसमें कोई रोटेशन नहीं हुआ है। इंटरनली रोटेशन तो हो रहा है लेकिन जितने मॉलिक्यूल उसको क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं उतने ही एंटी क्लॉकवाइज भी रोटेट कर देते हैं। तो ओवरऑल जो हमें आउटकम दिखता है प्लेन पोलराइज लाइट का, वो लगता है कि वहाँ पे कोई रोटेशन नहीं हुआ है। तो इसका मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि इस वाले जो सॉल्यूशन में या तो ऑप्टिकल इनएक्टिव मॉलिक्यूल हो या फिर रेसिमिक मिक्सचर हो, तो ये प्लेन पोलराइज लाइट का प्लेन जो होता है वो चेंज नहीं होता है, रोटेट नहीं होता है। लेकिन हाँ, अगर कोई ऑप्टिकल एक्टिव है तो उसका प्लेन जरूर रोटेट होगा, क्लॉकवाइज हो या फिर एंटी क्लॉकवाइज हो। क्लियर है। अब नेक्स्ट जो टर्म आती है हमारी वो आती है एसिमेट्री एंड किरैलिटी। तो ये हमने बात कर लिया फर्स्ट टर्म के बारे में, प्लेन पोलराइज लाइट एंड ऑप्टिकल एक्टिविटी। सेकेंड टर्म समझिए, मॉलिक्यूलर एसिमेट्री, किरैलिटी एंड एनेंशियोमर्स। एनेंशियोमर्स क्या होते हैं, ऑप्टिकल आइसोमर्स जो होते हैं उनको एनेंशियोमर्स बोला जाता है। ठीक है, इसके लिए समझना होगा मॉलिक्यूलर एसिमेट्री, किरैलिटी, फिर उसके बाद हम समझेंगे एनेंशियोमर। तो देखिए, सबसे पहला वर्ड है मॉलिक्यूलर एसिमेट्री।
अब उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, एक ऐसे कार्बन की रिक्वायरमेंट होगी जो कैसा हो, एसिमेट्रिक कार्बन हो, या उसको हम स्टीरियो सेंटर भी बोल सकते हैं। स्टीरियो सेंटर और कैरेल कार्बन कौन सा ये स्टीरियो सेंटर या एसिमेट्रिक कार्बन कौन सा होता है, कैरेल कार्बन जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्टीरियो सेंटर या फिर एसिमेट्रिक कार्बन। कैरेल कार्बन होता क्या है, ऐसा कार्बन जो 4 डिफरेंट टाइप के ग्रुप से अटैच हो। 4 डिफरेंट टाइप के ग्रुप का मतलब, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो इसमें 4 अलग अलग ग्रुप जुड़े हुए हों। ऐसा कार्बन जिसके ऊपर 4 अलग अलग टाइप के ग्रुप जुड़े हुए होते हैं उसको बोलते हैं क्या, कैरेल कार्बन। और इस कैरेल कार्बन के ऊपर स्टार मार्क लगा देते हैं, जिससे ये हमें पता चल जाता है कि ये कैरेल कार्बन है। क्लियर है? ओके, अब बात करते हैं सिमेट्री और एसिमेट्री के। तो सिमेट्री और एसिमेट्री का मतलब होता है कि सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है, सिमेट्रिक जैसे नेम से इंडिकेट हो रहा है कि वो उनको ब्रेक करके 2 पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। अब ब्रेक करके तो देखेंगे नहीं, हम क्या करते हैं, मिरर इमेज लेते हैं, और मिरर इमेज लेके क्या करेंगे, मिरर इमेज लेके देखेंगे, इनको कोइंसाइड करते हैं, सुपर इम्पोज करते हैं। अगर सुपर इम्पोज हो जाते हैं तो वो तो होते हैं आपके सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट्स, और अगर सुपर इम्पोज नहीं होते हैं तो वो होते हैं एसिमेट्रिक ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, द ऑब्जेक्ट विच आर नॉन सुपर इम्पोजिबल ऑन देयर मिरर इमेज आर सेड टू बी कैरेल। ठीक है, एंड द प्रॉपर्टी इज नोन एज कैरेलिटी, while the object which are superimposable on their mirror image are called acarel। अब सुपरइम्पोजिबल क्या होता है इसको समझिए। देखो एक मैं आपको इस वाले को फील कराता हूँ। जो हैंड्स हैं, कैरेलिटी या एसिमेट्री या कैरेल क्या होते हैं, एक ऑब्जेक्ट जैसे हमारा हाथ है। अब इस हाथ की जो मिरर इमेज होती है वो दूसरा हाथ होता है। ये अगर मेरा लेफ्ट हैंड साइड का हाथ है तो दूसरा इसका मिरर इमेज जो होगा वो राइट हैंड साइड का हाथ होगा। जो हमारे हाथ हैं वो एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं। अब ये सिमेट्रिक हैं या एसिमेट्रिक, तो आपको एक बार देखने में लगेगा ये सिमेट्रिक हैं, लेकिन ये मिरर इमेज हैं लेकिन नॉन सुपर इम्पोजिबल हैं। क्यों है नॉन सुपर इम्पोजिबल, बताएंगे अभी। एक दूसरा और एग्जांपल ले लेते हैं उससे पहले। जैसे ये एक मैंने कॉनिकल फ्लास्क लिया और इसकी भी मिरर इमेज बनाई, ये इसकी मिरर इमेज हो गई। अब इनको देखिए, अब इनको सुपर इम्पोज करने की कोशिश करते हैं। तो हैंड को अगर सुपर इम्पोज करेंगे तो देखो किस तरह से करना होगा, इस तरह से। दोबारा से देखिए किस तरह से, इस तरह से सुपर इम्पोज करेंगे। तो आप बताएं सुपर इम्पोज हुए क्या, सुपर इम्पोज या कोइंसाइड किए क्या, मतलब हाथ जो है उसके इस थंब के ऊपर थंब आया क्या, नहीं आया, थंब के ऊपर थंब नहीं आया। उल्टा करके नहीं देख करना है, ये ध्यान रखना। मतलब जब हम सुपर इम्पोज करने की बात करते हैं तो एस सच उसको उठा के ऐसे रखेंगे। तो ये सुपर इम्पोज नहीं हुए, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज हैं। तो इस तरह के कंपाउंड्स को या इस तरह के ऑब्जेक्ट्स को क्या बोला जाता है, एसिमेट्रिक ऑब्जेक्ट्स या एसिमेट्रिक कंपाउंड बोला जाता है। और इस तरह के एसिमेट्रिक या फिर क्या बोल सकते हो आप, कैरेल ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हो, कैरेल कंपाउंड्स भी बोल सकते हैं। लेकिन अगर जो सुपर इम्पोज हो जाए, जैसे इस केस में आप देखो सुपर इम्पोज हो गए, तो अगर सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस हैं तो उसको बोलेंगे हम सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं कंपाउंड का। ये कैरेल कार्बन है। कैरेल कार्बन का मतलब जिस पे 4 ग्रुप डिफरेंट ग्रुप्स जुड़े हुए हों, ये कैरेल है। इसका अगर हम मिरर इमेज बनाते हैं तो मिरर इमेज इस तरह से बना सकते हैं। अब इसको देखें कि ये सुपर इम्पोजिबल है या नहीं है। बिल्कुल सुपर इम्पोजिबल नहीं है। नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज जो होती हैं उनको हम क्या बोलेंगे, ऑप्टिकल एक्टिव बोलेंगे या एसिमेट्रिक बोलेंगे। और जितने भी एसिमेट्रिक या कैरेल जो कैरेल मॉलिक्यूल हैं या एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स हैं वो सभी के सभी ऑप्टिकल एक्टिव मॉलिक्यूल होंगे। क्लियर है? एग्जांपल्स लेते हैं एक दो। जैसे लैक्टिक एसिड है। अब लैक्टिक एसिड का देखें, इस कार्बन पे 4 डिफरेंट टाइप के क्या जुड़े हुए हैं, ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो ये कैरेल कार्बन होगा। और कैरेल कार्बन है तो ये भी एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल होगा। आप इसका क्या ले सकते हैं, मिरर इमेज लेके मिरर इमेज को सुपर इम्पोज करें तो ये सुपर इम्पोज नहीं होगा, तो
ये ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड होगा। सिमिलरली टार्टरिक एसिड में भी 2 क्या हैं आपके किरैल कार्बन है। अब ये किरैल कार्बन, इसका मिरर इमेज अगर लेंगे तो ये मिरर इमेज एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं होंगे टार्टरिक एसिड की, इसीलिए ये भी एक कैसा कंपाउंड है, ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड है। चलिए रिटेंशन नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, पहले चलिए एक बार एनसीईआरटी देख लेते हैं। ये सारी बात हमने बात कर ली, ये बात कर ली, ये बात कर ली, ठीक है। यहाँ पे मैंने जो बताया है वही बात है एक, कि अगर जैसे यहाँ पे 2 एग्जांपल रखे हैं प्रोपेन टूअल एंड ब्यूटेन टूअल, तो ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक करने के लिए हमें 2 चीज़ों की ज़रूरत है। सबसे पहला किरैलिटी, मतलब कार्बन जो होना चाहिए उसमें किरैल कार्बन प्रेजेंट होना चाहिए फर्स्ट, और सेकंड जो है नॉन सुपर इम्पोजिबल, नॉन सुपर इम्पोजिबल, ठीक है, मिरर इमेज होंगे ये कंपाउंड्स, मिरर इमेज, ठीक है। ये 2 कंडीशन होंगी तो कंपाउंड जो होगा वो ऑप्टिकल एक्टिव होगा। क्या होगा? ऑप्टिकल एक्टिव। अब देखो यहाँ पे ब्यूटेन टूऑल की बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले किरैल कार्बन ढूंढते हैं। इसमें किरैल कार्बन है क्या? ये कार्बन किरैल कार्बन हो सकता है, OH है, H है, लेकिन ये दोनों सेम ग्रुप आ गए तो ये ऑप्टिकल एक्टिव ही नहीं, मतलब किरैल कार्बन ही नहीं है तो ऑप्टिकल एक्टिव नहीं होगा। आगे बात करते हैं ब्यूटेन टूऑल की। ब्यूटेन टूऑल देखा यहाँ पे, ब्यूटेन टूऑल जो है उसमें किरैल कार्बन प्रेजेंट है। क्यों किरैल कार्बन प्रेजेंट है? ये वाला कार्बन जो है उसमें एक OH है, एक H है, एक C2H5 है और एक CH3 है। अब इसकी मिरर इमेज बनाएं, मिरर इमेज भी क्या होंगी? नॉन सुपर इम्पोजिबल होंगी। रोटेट करके भी देख लीजिए, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज है, किरैल कार्बन है, तो ये जो मॉलिक्यूल होगा वो कैसा होगा? यस, ऑप्टिकल एक्टिव होगा, ठीक है। इसके अलावा कुछ और एग्जाम्पल हैं जो ऑप्टिकल एक्टिव हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 2-क्लोरोब्यूटेन, 2,3 डाईहाइड्रोक्सी प्रोपेनेल और ब्रोमोक्लोरोआयोडोमीथेन, ब्रोमोप्रोपेनोइक एसिड, ये सभी जो कंपाउंड हैं इनका अगर स्ट्रक्चर बना के देखेंगे तो ये सभी कंपाउंड जो हैं वो भी क्या होंगे? आपके ऑप्टिकल एक्टिव होंगे। जैसे 2-क्लोरोब्यूटेन का मैं एक और एग्जांपल बना देता हूँ। 2-क्लोरोब्यूटेन, ब्यूटेन जो है वो CH3 CH2 CH2 CH3 इस तरह से, और 2 नंबर पे क्या है? यहाँ पे 2 हटाया और यहाँ पे क्लोरीन लगा दिया। तो इसमें देखो इस वाले कार्बन के ऊपर एक ये CH3 है, एक Cl है और एक यहाँ पे क्या है? C2H5 है, और ये इसको हाइड्रोजन को मैं ऐसे लगा तो एक हाइड्रोजन है, तो ये वाला कार्बन जो है वो किरैल कार्बन है, तो ये भी क्या होगा? एक ऑप्टिकल एक्टिव होगा। मिरर इमेज बना के इसको देखेंगे, मिरर इमेज भी नॉन सुपर इम्पोजिबल आएगी, तो ये भी ऑप्टिकल एक्टिव है। ओके, आगे बात करते हैं एनेंशियोमर। एक और डेफिनेशन आती है, एनेंशियोमर्स क्या होते हैं, डायस्टीरियोमर्स क्या होते हैं। द स्टीरियोआइसोमर्स रिलेटेड टू ईच अदर एज नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज आर कॉल्ड एनेंशियोमर्स। ऐसे स्टीरियोआइसोमर्स जो एक दूसरे के ऊपर नॉन सुपर इम्पोजिबल होते हैं उनको एनेंशियोमर्स बोला जाता है। और एक होता है डायस्टीरियोमर्स। डायस्टीरियोमर्स क्या होते हैं देखिए, नॉन सुपर इम्पोजिबल तो होंगे ही, लेकिन वो एक दूसरे के मिरर इमेज भी नहीं होंगे, उनको बोलेंगे डायस्टीरियोमर्स। अभी बात करते हैं, ठीक है, एक एग्जांपल से समझ लेते हैं एनेंशियोमर और डायस्टीरियोमर्स क्या होते हैं। जैसे एनेंशियोमर्स की मैंने अभी डेफिनेशन आपको बताया, स्टीरियोआइसोमर्स आर नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज ऑफ वन अनदर। मिरर इमेज तो होंगे लेकिन नॉन सुपर इम्पोजिबल होंगे। जैसे हमने एग्जांपल लिया ये लैक्टिक एसिड का, डी लैक्टिक एसिड और एल लैक्टिक एसिड। डी और एल का मतलब आप समझ चुके हैं। ऐसा लैक्टिक एसिड जो प्लेन पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज रोटेट करती है डी लैक्टिक एसिड, और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करती है एल लैक्टिक एसिड। तो ये जो है एक दूसरे के मिरर इमेज हैं लेकिन नॉन सुपर इम्पोजिबल है। इम्पोज करने की कोशिश करोगे एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड करेंगे तो नहीं होंगे, ये एक दूसरे के ऊपर इम्पोज नहीं होंगे। तो ये नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज हैं, तो इनको एनेंशियोमर्स बोलेंगे। वहीं डायस्टीरियोमर्स की बात करें तो डायस्टीरियोमर ना तो मिरर इमेज होते हैं ना ही सुपर इम्पोज करते हैं। जैसे एक एग्जांपल लिया ये 3-ब्रोमोब्यूटेन टूऑल का। अब यहाँ पे ये देखो 1 2 3 4 कार्बन है। अब सेकंड नंबर कार्बन पे H और OH लगा हुआ है और इस पे Br और H लगा हुआ है, लेकिन Br और H जो है इस पे सेम डायरेक्शन में लगा हुआ है। यहाँ पे इन दोनों को देखें तो ये एक दूसरे के मिरर इमेज भी नहीं है,
ना ही इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर इम्पोज करने की कोशिश करेंगे तो ये सुपर इम्पोज भी नहीं हो पाते। तो ना तो ये सुपर इम्पोजिबल है, ना ही ये एक दूसरे के मिरर इमेज हैं। तो इन दोनों को आपस में हम क्या बोलेंगे, डायस्टेरियोमर्स बोलेंगे। ठीक है, डायस्टेरियोमर्स जो होते हैं, एनेंशियोमर डायस्टेरियोमर्स का एक और एग्जांपल ले लीजिए। जैसे दो कंपाउंड मैंने ये लिए, ये ही है ना, इनकी अगर जो मैं अभी ये वाला एग्जांपल लिया है, इसी एग्जांपल को जैसा ही मैं ये वाला एक और एग्जांपल ले लेता हूँ। ठीक है, इस में अगर इन दोनों को देखा तो ये एक दूसरे के ना तो मिरर इमेज हैं, देखो मिरर इमेज है क्या, यस, यहाँ CH3 यहाँ दिख रहा है। इस कार्बन पे देखें Cl, ठीक है, ये मिरर इमेज लग रहा है। लेकिन यहाँ देखें, यहाँ पे ये OH, अब OH इस मिरर इमेज में यहाँ आना चाहिए था, लेकिन OH यहाँ गया, तो ये मिरर इमेज नहीं है एक दूसरे के, ना तो एक दूसरे के मिरर इमेज हैं, ना ही एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोजिबल हैं। तो ये एक दूसरे के डायस्टेरियोमर्स होंगे। चलिए मिरर इमेज बनाते हैं एक दूसरे की। इसकी मिरर इमेज ये होगी और इसकी मिरर इमेज ऐसे बनेगी। अब इसमें देखें तो 1 और 2 एक पेयर हो गया, और 3rd और 4th जो है वो दूसरा पेयर हो गया। तो ये एक दूसरे के सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज हैं, तो ये क्या कहलाएंगे, एनेंशियोमर्स कहलाएंगे। ठीक है, जबकि ये जो हैं 2nd, 3rd, 1st और 4th, ये क्या हैं, एक दूसरे के न तो मिरर इमेज हैं, ना ही सुपर इम्पोजिबल हैं, तो क्या कहेंगे, इनको डायस्टेरियोमर्स बोलेंगे। क्लियर है? ओके, अब एनेंशियोमर्स जो हैं, मतलब ये वाले एनेंशियोमर्स कौन कौन से हैं, ये एनेंशियोमर हैं, ये एनेंशियोमर है। अगर एनेंशियोमर्स का 50-50%, ये 50% एक एनेंशियोमर हो और दूसरा एनेंशियोमर 50% हो, एक डी फॉर्म हो एक एल फॉर्म हो, तो 50-50% के एनेंशियोमर्स का जो मिक्सचर होता है उसको क्या बोलते हैं, हम रेसिमिक मिक्सचर बोलते हैं। क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं एनेंशियोमर्स के ही। एनेंशियोमर्स possess identical physical property, namely melting point, boiling point, solubility, refractive index, etc. The only difference differ with respect to the rotation of plane polarized light. एनेंशियोमर्स जो होते हैं उनका सिर्फ किसका डिफरेंस होता है कि प्लेन पोलराइज लाइट को एक जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर देगा, इस और दूसरा जो है वो कहाँ कर देगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन रोटेट कर देगा। ये प्लेन पोलराइज लाइट इस तरह से अगर है इसका ओरिजिनल डायरेक्शन, तो एक तो क्लॉकवाइज कर देगा और दूसरा क्या करेगा, एंटी क्लॉकवाइज करेगा। ठीक है, इफ वन ऑफ द एनेंशियोमर इज डेक्ट्रोरोटेटरी, द अनदर विल बी लिबोरोटेटरी। ठीक है, सिर्फ प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करते हैं। अ मिक्सचर कंटेनिंग टू एनेंशियोमर इन equal proportion will have zero optical rotation, as the rotation due to one isomer will be cancelled out by rotation due to the another isomer. Such a mixture is known as racemic mixture or racemic modification. समझ में आया? मतलब जो एनेंशियोमर्स हैं उनको क्या बोलते हैं हम, उनका 50-50% मिक्सचर को क्या बोला जाता है, रेसिमिक मिक्सचर बोलते हैं। रेसिमिक मिक्सचर इज रिप्रेजेंटेड बाय प्रीफिक्स डी मतलब डेक्स्ट्रोरोटेटरी एंड एल मतलब लेबोरोटेटरी, या प्लस माइनस एक साथ लिखते हैं बिफोर द नेम। फॉर एग्जांपल प्लस माइनस ब्यूटेन टू ऑल। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ एनेंशियोमर इनटू रेसिमिक मिक्सचर इज नोन एज रेसिमराइजेशन। एक एनेंशियोमर है और एनेंशियोमर का किसी रिएक्शन के थ्रू क्या हो गया, उसका रेसिमिक मिक्सचर्स बन गए, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, रेसिमराइजेशन बोलते हैं। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। ये एग्जांपल आप अपने आप से अटेम्प्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट टर्म की बात करते हैं, रिटेंशन। रिटेंशन, उसके बाद नेक्स्ट टर्म है इन्वर्जन, रिटेंशन, रेसिमराइजेशन क्या होती है। चलिए पहले रिटेंशन की बात करें। रिटेंशन का मतलब है कि एक किरल कार्बन है और किरल कार्बन से जुड़े हुए जितने भी ग्रुप्स हैं उनकी पोजीशन कोई चेंज नहीं हुई, उनमें कोई ब्रेक, उनका कोई भी बॉन्ड ब्रेक नहीं हो, मतलब उनकी पोजीशन चेंज नहीं हुई। जैसे अगर बात करें रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन इज प्रिजर्वेशन ऑफ इंटीग्रिटी ऑफ स्पेशल मतलब स्पेस में, अरेंजमेंट ऑफ बॉन्ड्स टू एन एसिमेट्रिक सेंटर ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन और ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब ये कोई कंपाउंड है, इसमें इस तरह से है XCAB, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन हुई और X जो है वो रिप्लेस हो गया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में ये तो हो रहा है। ये एल्काइल हैलाइड है, अब एल्काइल हैलाइड जो है उसका हैलाइड ग्रुप जो है वो न्यूक्लियोफाइल से रिप्लेस हो गया।
लेकिन न्यूक्लियोफाइल जो है वो एग्जैक्ट उसी पोजीशन पर आया जिस पे ये हैलाइड था। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, इसका स्पेस में अरेंजमेंट इन एटम्स का ए बी सी का अरेंजमेंट, या फिर जो एक्स था पहले वो उसी स्पेस अरेंजमेंट में क्या आया, वाई आ गया। मतलब इस स्टीरियो सेंटर या इस कार्बन के रिस्पेक्ट में, इस स्टीरियो सेंटर के रिस्पेक्ट में यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं हुआ है। इस तरह के उसको क्या बोलते हैं हम, रिटेंशन बोला जाता है। ठीक है, ओके। रिटेंशन सेकंड कब और हो सकता है, रिटेंशन तब भी हो सकता है जब इस स्टीरियो सेंटर पे, जैसे यहाँ से तो एक्स जा रहा है, स्टीरियो सेंटर से बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, लेकिन इस बॉन्ड जो नया बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, नया जो न्यूक्लियोफाइल आया है या नया कोई ग्रुप अटैच हुआ है, वो उसी स्पेस अरेंजमेंट के साथ अटैच हो जाए जो पहले गया था। या दूसरी कंडीशन एक और हो सकती है कि यहाँ पे इसका कोई बॉन्ड जो ब्रेक ही नहीं हो, स्टीरियो सेंटर से जुड़े हुए जितने भी ग्रुप हैं उनका कोई डायरेक्ट बॉन्ड ब्रेक ना हो। जैसे यहाँ पे इस एग्जांपल में देखें, मिथाइल ब्यूटेन की अगर बात करें तो मिथाइल ब्यूटेन में ये स्टीरियो सेंटर है, ये वाला स्टीरियो सेंटर है, इससे एक CH3 जुड़ा हुआ है, एक यहाँ पे का हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, एक यहाँ C2H5 जुड़ा हुआ है और एक पे यहाँ CH3 जुड़ा हुआ है। अब इस CH2OH जुड़ा हुआ है। अब इसकी रिएक्शन HCl से करवाई तो यहाँ पे OH जो है वो रिमूव हुआ और Cl इसकी जगह आ गया, जबकि इस स्टीरियो सेंटर से जुड़े हुए किसी भी ग्रुप की कोई चेंज नहीं आया। मतलब अभी भी यहाँ पे CH3 जुड़ा हुआ है, अभी भी H जुड़ा हुआ है, ये C2H5 जुड़ा हुआ है और यहाँ पे CH2 ही जुड़ा हुआ है। तब भी क्या होगा, कॉन्फ़िगरेशन रिटेन रहेगा, कॉन्फ़िगरेशन में कोई भी चेंज नहीं आएगा। क्लियर है? तो रिटेंशन का मतलब समझ में आ गया कि कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं हो, किसी भी केमिकल रिएक्शन के ड्यूरिंग जो कॉन्फ़िगरेशन है मॉलिक्यूल का वो चेंज नहीं हो। और वो कब नहीं होगा, दो केस हैं। एक तो इस केस में नहीं होगा जब जो बॉन्ड ब्रेक हो रहा है उसी स्पेस अरेंजमेंट के साथ में न्यू बॉन्ड बन जाए न्यू ग्रुप के साथ में, और दूसरा तब नहीं होगा जब जो स्टीरियो सेंटर है उस स्टीरियो सेंटर पे, स्टीरियो सेंटर से जुड़े हुए डायरेक्ट जुड़े हुए ग्रुप्स का कोई बॉन्ड ब्रेक ही नहीं हो। नेक्स्ट टर्म बात करते हैं इन्वर्जन, रिटेंशन एंड रेसिमराइजेशन। इन्वर्जन, रिटेंशन एंड रेसिमराइजेशन। इन्वर्जन का मतलब क्या है, देखो यहाँ पे एक एग्जांपल कंसीडर करें, ये वाला एग्जांपल। ठीक है, C2H5 ये का है एक स्टीरियो सेंटर है, ये वाला स्टीरियो सेंटर है, इस पे एक पे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। हाइड्रोजन जो है वो अंदर की साइड में है। ठीक है, मतलब हाइड्रोजन जो है इन द प्लेन है, CH3 जो है वो आउट ऑफ द प्लेन है, और C2H5 और X जो हैं ये प्लेन में ही है। अब इसका जो है वो रिएक्शन करवाई Y से और X जो है वो रिप्लेस हो गया Y से। तो तीन पॉसिबिलिटीज़ हैं। तीन पॉसिबिलिटीज़ कौन सी हैं कि Y जो है एग्जैक्ट उसी स्पेस अरेंजमेंट के साथ में आ जाए जिसमें X था, तो ये A वाला कंपाउंड फॉर्म हो सकता है, ये वाला। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि ये X जो है वो रिप्लेस हो, लेकिन इनका सबका अरेंजमेंट चेंज हो जाए। अरेंजमेंट कैसे चेंज हो, जैसे हाइड्रोजन और CH3 का अरेंजमेंट जो है वो तो इसी तरह से होगा, इन द प्लेन और आउट ऑफ द प्लेन, हाइड्रोजन इन द प्लेन और CH3 आउट ऑफ द प्लेन। ये तो ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे आप देखें C2H5 जो था वो इधर था, ये चलो इधर ये, लेकिन इसकी अरेंजमेंट जो है वो अपोजिट साइड में हो गया। पहले ये इसके लेफ्ट हैंड साइड में था और ये अब राइट हैंड साइड में आ गया, तो इनका अरेंजमेंट चेंज हो गया। मतलब ये ओवरऑल आप देखेंगे तो ये क्या हो गया, फ्लिप हो गया पूरा का पूरा। यहाँ पे अगर आप सिंपल सा ऐसे देखें, ये CH3 ये X यहाँ पे है, इधर की साइड में X यहाँ पे है, और इसके इधर राइट हैंड साइड में ये सारे के सारे ग्रुप्स हैं। लेकिन यहाँ पे Y जो है यह Y यहाँ पे आ गया और इसके लेफ्ट हैंड साइड में आ गया। मतलब ये पूरा का पूरा जो है वो क्या हो गया है, इन्वर्ट हो गया है, इन्वर्ट हो गया है ना, इन्वर्जन हो गया है। तो इस तरह के अरेंजमेंट को B में देखेंगे तो B में इन्वर्जन हो गया है। और अगर किसी भी प्रोसेस में A और B दोनों ही टाइप के अरेंजमेंट मिल जाएं तो उसको हम क्या बोलेंगे, A और B दोनों ही मिले तो उसको हम बोलेंगे रेसिमिक मिक्सचर, क्योंकि एक टाइप का ये है
रेसिमिक मिक्सचर में क्या होता है, एक टाइप का इनेंशियोमर ये है और एक टाइप का इनेंशियोमर ये है, तो दोनों का ही 50-50% मिक्सचर मिल जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, रेसिमिक मिक्सचर बोलेंगे, रेसिमराइजेशन बोलेंगे, प्रोसेस को रेसिमराइजेशन बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पे पूरा लिख भी रखा है, एक बार पढ़ लेते हैं। इफ ए इज द ओनली कंपाउंड ऑब्टेन द प्रोसेस इज कॉल्ड रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन। इफ बी इज द ओनली कंपाउंड ऑब्टेन द प्रोसेस इज कॉल्ड इन्वर्जन, यहाँ पे मैंने बताया। इफ 50% मिक्सचर ऑफ एबव 2 is obtained then the process is called racemirization and the product is optically inactive। यहाँ पे अगर सिर्फ A बना है या सिर्फ B बना है तब तो ऑप्टिकल एक्टिव रहेगा, लेकिन इन दोनों का मिक्सचर बना है तो ऑप्टिकल इनएक्टिव रहेगा। एज वन आइसोमर विल रोटेट लाइट द डायरेक्शन ऑफ अपोजिट टू द अनदर। ठीक है, चलिए ये टर्म जानने के बाद में अब हम हमारा जो मेन टॉपिक है स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट ऑफ SN2 रिएक्शन और SN1 रिएक्शन। जो हमने बात की थी, फर्स्ट लाइन जो डिस्कस की थी कि SN1 जो होता है उसमें इन्वर्जन हो जाता है, तो इन्वर्जन हमने अभी जस्ट डिस्कस किया है। इन्वर्जन का मतलब क्या है कि इन्वर्जन का मतलब क्या है कि स्पेस जो स्पेस में अरेंजमेंट है वो क्या हो गए, फ्लिप हो गए, अपोजिट इन्वर्ट हो गए। इन केस ऑफ ऑप्टिकल एक्टिव, अच्छा ये जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म या स्टीरियो केमिकल एस्पेक्ट सिर्फ हम कब देखेंगे, जब ऑप्टिकल एक्टिव एल्काइल हैलाइड होगा, तभी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो रिएक्शन है उनमें हम देखेंगे इसकी स्टीरियो केमिकल एस्पेक्ट। ओके, द प्रोडक्ट फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ SN2 मैकेनिज्म हैज द इन्वर्टेड कॉन्फिगरेशन एज कंपेयर टू द रिएक्टेंट। यस, ये देख लो यहाँ पे अगर ये है ना, जैसे Br यहाँ पे है CH3 और C6H13 यहाँ पे और हाइड्रोजन यहाँ लगा हुआ है, तो ये वाला जो कार्बन होगा, ये जो होगा वो कार्बन कैसा होगा, कैरल कार्बन होगा। अब OH का अटैक हुआ तो OH का अटैक कहाँ से होगा, अपोजिट डायरेक्शन से होता है। OH का अपोजिट डायरेक्शन से होगा, अपोजिट डायरेक्शन से होने की वजह से ये तीनों ही ग्रुप को क्या करेगा, वो इधर की तरफ फ्लिप कर देगा और OH इधर जुड़ जाएगा। तो इसका देख रहे हैं यहाँ पे इसका जो अरेंजमेंट है वो एकदम फ्लिप हो गया है, फ्लिप होने इन्वर्ट हो गया है। तो इसमें आप देख रहे हैं SN2 जो मैकेनिज्म के अगर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है तो उसमें क्या हो जाएगा, इन्वर्जन हो जाएगा, अम्ब्रेला इन्वर्जन जिसको बोलते हैं। ठीक है, thus SN2 रिएक्शन ऑफ ऑप्टिकल एक्टिव हैलाइड आर अकम्पेनिड बाय इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन। ये तो हम पहले भी बात कर चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं SN1 वाले केस में। SN1 के केस में क्या है, देखो जी, इन केस ऑफ ऑप्टिकल एक्टिव एल्काइल हैलाइड SN1 रिएक्टेंट आर अकम्पेनिड बाय रेसिमराइजेशन। क्यों होता है रेसिमराइजेशन, आप जानते हैं SN1 मैकेनिज्म कौन से एल्काइल हैलाइड बनाते हैं, टर्शरी एल्काइल हैलाइड, 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड। ठीक है, एक्चुअली द कार्बोकेटाइन फॉर्म्ड इन द स्लो स्टेप, सबसे पहले क्या होता है इसमें कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट फॉर्म होता है, और कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट फॉर्म होता है तो जो कार्बोकेटाइन होता है, इस कार्बोकेटाइन का अगर देखें तो इस पर कितने पाई बॉन्ड्स हैं, 1 2 3 पाई बॉन्ड, और 3 पाई बॉन्ड है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2, और sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन का जो ज्योमेट्री होती है वो कैसी होती है, प्लेनर होती है। तो प्लेनर ज्योमेट्री होती है इसकी। अब प्लेनर है तो इसके ऊपर इस ब्रोमाइन का अटैक जो है वो दोनों साइड से, ये इसी तरह का है प्लेन में, ये प्लेनर है। अब ब्रोमाइन का अटैक जो है वो दोनों साइड से हो सकता है, या तो ऊपर से हो सकता है या नीचे से हो सकता है, तो दोनों साइड से अटैक हो सकता है, और दोनों साइड से अटैक होगा तो अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट्स फॉर्म होंगे। जैसे अब ये प्लेनर हो गया, अब इस प्लेनर में, ये वाला प्लेनर है, अब इस प्लेनर में क्या हो सकता है, दो पॉसिबिलिटीज हैं कि OH जो है वो या तो इधर से अटैक करे और इस तरह का प्रोडक्ट फॉर्म हो जाए, या फिर क्या होगा, इधर से अटैक करे। मतलब प्लेनर है ना, इसको ऐसे समझ लीजिए, वैसे तो ये इन द प्लेन दिखा रखा है, आप ऐसे समझिए प्लेनर का मतलब ये तीनों ही बॉन्ड जो हैं इसके प्लेन में है, ये हाइड्रोजन सपोज इस प्लेन में, ये भी इस प्लेन में, तो एक तो होगा आउट ऑफ द प्लेन अटैक और एक होगा इन द पीछे से अटैक, मतलब पेपर के पीछे से अटैक होगा, एक पेपर के ऊपर से अटैक होगा। मतलब स्क्रीन, पेपर तो नहीं है यहाँ, तो स्क्रीन है, तो स्क्रीन के
अंदर से बाहर से आपके मोबाइल या लैपटॉप के बाहर से आ रहा है एक तो OH, और एक मोबाइल के पीछे से आ रहा है, तो दो तरह से अटैक होगा। तो दो तरह के अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन बनेंगे, दो अलग अलग टाइप के इनएंश्योमर्स बनेंगे, और दो अलग अलग टाइप के इनएंश्योमर्स बनेंगे तो इनका 50-50%, मतलब 50% ऐसा इनएंश्योमर बनेगा जो प्लेन PPL प्लेन पोलराइज लाइट को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा, और 50% ऐसा बनेगा जो क्या करेगा, राइट हैंड साइड में रोटेट करेगा। तो इन दोनों के 50-50% क्या बनेंगे, दोनों ही कंपाउंड बनेंगे। रीज़न क्या है, क्योंकि इंटरमीडिएट बनने की वजह से, एक प्लेनर इंटरमीडिएट बनने की वजह से जो न्यूक्लियोफाइल का अटैक है वो दोनों साइड से हो सकता है, इसीलिए यहाँ पे रेसिमिक मिक्सचर फॉर्म होगा। तो इस स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट में आप दो चीज़ें याद रखें, पूरे के पूरे में याद रखने वाली बात क्या है कि SN2 मैकेनिज्म अगर हो रही है तो SN2 मैकेनिज्म से तो क्या फॉर्म होता है, इन्वर्जन होता है। क्या होता है, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होगा। और सेकंड जो है वो अगर SN1 से हो रही है और ऑप्टिकल एक्टिव हैलाइड है तो क्या फॉर्म होगा, रेसिमिक मिक्सचर फॉर्म होगा, रेसिमिक मिक्सचर बनेगा। ये इसका क्या है, कंक्लूजन है। अब रेसिमिक मिक्सचर क्या होता है ये आप जानते हैं, इन्वर्जन का मतलब क्या होता है जानते हैं, ये सारे के सारे टर्म हमने अभी डिस्कस किए हैं। क्लियर है? तो स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट में आप ये लाइन याद रखें, बाकी एग्जांपल्स वगैरह आप देके और डिटेल में बात कर सकते हैं। चलिए फिर नेक्स्ट जो रिएक्शंस हैं हेलो एल्केन की वो हैं एलिमिनेशन रिएक्शंस। इन एलिमिनेशन रिएक्शन को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।